नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस क्लास में जहाँ पे हम पढ़ रहे थे कार्बन और उसके यौगिक। तो कल हमने कुछ फैक्ट हमने देखे थे जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह वगैरह उनको जोड़ना। आज हमें उसके क्वेश्चंस करने हैं। उम्मीद है कि आपने अब तक नॉर्मली आपने उसके क्वेश्चंस करना, उसके नाम निकालना, प्रोपेनॉल, मेथेनॉल, इनके नाम निकालना आपने सीख लिए होंगे। तो आज हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहला है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, प्रकार्यात्मक समूह जैसे कि क्या क्या थे। ये आपको पता है, हेलो, एल्केन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। नहीं देखे तो भी आपको अब याद हो जाएंगे बिल्कुल। ये वाले थे। इनमें आपको क्या लगना है, पूर्व लग्न। तो इसमें क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो और आयोडो, ये फ्लोरो। ठीक है, ये आपके शुरुआत में लग रहे थे। दूसरे फिर हमने देखे थे इस तरीके से, जिसमें एल्कोहल ओ एच आएगा, एल्डिहाइड सी एच ओ आएगा, सी एच ओ, थोड़ा करेक्ट कर लेना, इसमें आएगा सी एच ओ। ठीक है, कीटोन में आएगा सी ओ, और कार्बोक्सिलिक अम्ल आएगा सी डबल ओ एच, सी डबल ओ एच। तो यहाँ आपको अलग अलग पहचान हो जाएगी। ओ एच एल्कोहल, उसका नाम होगा ओल। फिर उसके बाद में आपको दिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल सी डबल ओ एच, वहाँ पे आएगा ओइक एसिड। और सी ओ यानी कि कीटोन, वहाँ आएगा आपके पास ओन। और आपके पास में एल्डिहाइड जब सी एच ओ होगा तो आपके लगेगा एल। इस तरीके से आपको नाम जोड़ने, नाम जोड़ करके आपको नाम बनाने आने चाहिए। और क्वेश्चन आज इसी के ऊपर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि एथेन का आणविक सूत्र क्या है। ये C6H6, ये एथेन का आणविक सूत्र है। तो इसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 6 सहसंयोजक आबंध है, 7 सहसंयोजक आबंध है। ये एनसीईआरटी बेस्ड सीधा क्वेश्चन है, आपकी बुक में ऐसा कैसा दिया हुआ क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन सहित दिया हुआ है आपकी बुक में। तो 10th क्लास की बुक में जब ये दिया हुआ है तो हमें करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि C2H6 है, ये इसका आणविक सूत्र जब हम बनाएंगे तो उसमें कितने सहसंयोजक आबंध है। तो हम बनाएंगे एक बार C2, ये तो 2 कार्बन हो गए। फिर उसके 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो कैसे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हाइड्रोजन लगा दिए। जब यहाँ 6 हाइड्रोजन लगा दिए, अब इसने पूछा है कि इसमें सहसंयोजक आबंध कितने। सहसंयोजक आबंध वही होते हैं जो इन दोनों के बीच में जुड़े हुए होते हैं। ये जो बंध हमें दिख रहे हैं, ये जो हमने कार्बन के हाथ शुरुआत में कल्पना की थी कि जो कार्बन के 4 हाथ हैं, ये जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़ते हैं, ये सहसंयोजक आबंध है। तो हम इनको गिनते हुए चलेंगे। कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 बंध आपको दिख रहे हैं C2H6 में। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 7 सहसंयोजक आबंध। कोई भी संरचना आपसे पूछ सकते हैं, कोई भी सूत्र यहाँ पे दिया हुआ होता है, सूत्र अगर आप बना सकते हैं। C2H6 से आपको बनाना था, मान लो यहाँ पे दे देंगे C3H6, C3H6 मान लो, हाँ ये दे दें C3H6। तो आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, आपको ये समझ में आएगा कि C3H6 से जस्ट डबल है, तो इसमें एक क्या है, एल्काइन, एल्कीन, एक डबल बॉन्ड है, एक तो डबल बॉन्ड, ये 3 कार्बन हो गया। अब आपको क्या लगाना है, 6 हाइड्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन वैसे हो जाएंगे, 1 2 3, और इसके तो 4 हो गए, और ये 4 और ये 4, 3 4 5, और एक इस पे। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास में 6 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इस कार्बन के 4 लग गए, 1 2 3 4, इस कार्बन पे 1 2 3 4, और इस कार्बन पे 4, यहाँ 6 हाइड्रोजन लगाए जा सकते हैं। अब आपसे पूछ लेंगे इसमें आबंध कितने, तो आपको इसमें आबंध गिन के बता देना है। पर आपको सिंपली ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि C2H6 इसमें सहसंयोजक आबंध कितने, हमने बनाई संरचना, उसके आबंध गिन दिए। ठीक है, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट कि ब्यूटेनॉन चतु कार्बन यौगिक है, जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप क्या है इसका। फंक्शनल ग्रुप इसमें पूछा है, फंक्शनल ग्रुप नाम से आपको पता लग रहा है ब्यूटेनॉन। अब आप बहुत अच्छे से जान चुके होंगे कि जो इसमें नाम होता है ब्यूटेन ओन, ओन आपको दिख रहा है कि ओन, ये फिर आपको दिख रहा है ओन। ये जब आपको दिख रहा है ओन, तो आप इसके नाम से सीधे सीधे पता सकता है कि ये किसका प्रत्यय हो सकता है, कीटोन। ठीक है, बहुत आसानी से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, मैंने बताया आपको कि मैंने तो अच्छे से क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं कि जिस लेवल तक वो पूछ सकता है आपसे, वो सबको करवा चुके हैं। इजी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे कि ओन मतलब कीटोन, और ये कीटोन। ठीक है, आगे हम देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप खुद देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन यह है, फर्स्ट ग्रेड 17 नवंबर 2024, यानी कि अभी जो रिसेंटली हुई है,
नवंबर 2024 में, 1-2 महीने पहले। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसमें OH एक क्रियात्मक समूह है। OH किसमें एक क्रियात्मक समूह है? हमने 4 तरीके के क्रियात्मक समूह देखे थे, OH, COOH, CHO या CO। सिर्फ इसी तरीके के देखे थे। OH आपको सीधी सी पता है, ये आपका क्या था? एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल था। तो एल्कोहल में आपको क्या लग रहा था? ओल। एल्कोहल में आपको ये लग रहा था ओल, अनुलग्न, यानी कि प्रत्यय, यानी कि सफिक्स। हाँ, सफिक्स आपके पास क्या लग रहा है? ओल। और ओल आपके पास क्या लग रहा है? 4 का ब्यूटेनॉल, एथेनोइक, ब्यूटेनेल, एथेनोन, ब्यूटेनोन। तो यहाँ पे आपको पता लग गया एल्कोहल किसमें? ओल, ब्यूटेनोन। ये देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन में ऑप्शन भी वही दिए हुए हैं जो मैंने आपको 4 तरीके के फंक्शनल ग्रुप बताए थे, वो 4 ही फंक्शनल ग्रुप के यहाँ पे ऑप्शन में पूछे गए हैं, ओल, ओइक एसिड, एल और ओन। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि आपको भारी भरकम कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको मार्केट में कई ऐसी बुक्स मिलेगी जिसमें आपके पास में और भी यौगिक दिए हुए होंगे, लेकिन आपको इतना डीप नहीं जाना है। सिर्फ ये 4 ही आपको पढ़ने। ऑप्शन भी 4 आते हैं आपकी बुक में। ऑप्शन 4 इसलिए आते हैं क्योंकि 10th तक की बुक में इतना ही है। आगे आप 11th-12th में जाएंगे तो आपके और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो आपको सिर्फ इन 4 पे ध्यान देना है, ओल, ओइक एसिड, एल और ओन। ये क्वेश्चन इस बात का प्रमाण है कि जो आप पढ़ रहे हो बिल्कुल सफिशिएंट मैटर पढ़ रहे हो, एकदम एग्जैक्ट, एग्जाम ओरिएंटेड जो आप पढ़ रहे हो क्वेश्चन यहीं से आएगा। आप इन नोट्स का भी अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, इन नोट्स को भी देख लेते हैं, क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिलेंगे, इससे बाहर जाएंगे ही नहीं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक अधिकतम है। अब ये देख लीजिए आप, किसका गलनांक अधिकतम है। ऑप्शन है आपके पास मीथेन, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल और एसिटिक एसिड। और आपको अच्छे से याद है कि इन चारों पे ही हमने चर्चा की थी, इन चारों की हमने बताई थी, और मैंने साफ उसमें बोला था कि ये 4 ही आपके पास में टेबल दी हुई है, एनसीईआरटी में ये 4 टेबल दी हुई है। इसलिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये देख लीजिए फर्स्ट ग्रेड नवंबर 2024 में, उसमें ऑप्शन भी ये 4 ही दिए हैं, यानी कि ऑप्शन में भी बाहर नहीं जा रहा, वो तो क्वेश्चन में बाहर कैसे जाएगा। तो ऑप्शन भी इन चारों के दिए, और इन चारों में से आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसका गलनांक अधिकतम है। तो गलनांक अधिकतम आपको पता है कि एसिटिक एसिड का गलनांक भी अधिकतम है। गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, दोनों गलनांक और क्वथनांक, गलनांक भी अधिकतम और क्वथनांक भी अधिकतम है। अब जब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका कि गलनांक अधिकतम क्या है, तो मिनिमम भी पूछ सकते हैं। तो मिनिमम आपको पता है कि मीथेन का क्या है? मीथेन का मिनिमम है, गलनांक मिनिमम और क्वथनांक भी मिनिमम। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि आपने इन चारों का ही देखा था और यही चारों ऑप्शन में मिल रहे हैं। फिर फर्स्ट क्लास में हमने देखा था, अब आप देख लीजिए खुद ही, ये तो अभी रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है और ये अगली बार पूछा जा सकता है कि किसका गलनांक या क्वथनांक मिनिमम है। तो ये मीथेन का क्रम आपसे पूछ सकता है, चारों का क्रम। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आपको नंबर भी याद नहीं हो तो आप केवल क्रम याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे, इस तरीके से आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हुए चलना है, ये आपको फिर से विश्वास हो गया होगा। आगे देखेंगे कि कार्बन के किस अपर रूप में परमाणु फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होते हैं। फुटबॉल के आकार में किस में व्यवस्थित होते हैं? थोड़ा ये मिसप्रिंट है। C60 आपको पता है कि एक ही चीज होता है। C60 आपको पता है फुल रीन में। और मैंने यहाँ पे जियोडेसिक आपको गुंबद भी दिखाया था। जियोडेसिक गुंबद फुटबॉल के जैसा होता है, फुटबॉल की जैसे एक पूरी संरचना होती है, फुटबॉल की जैसी संरचना जियोडेसिक गुंबद, जो खेल के मैदान में आपके पास में होते हैं, बीच में बच्चों के खेलने के लिए वो बने हुए होते हैं वैसे गुंबद टाइप, वो क्या होते हैं? आपके फुलरीन C60। फुलरीन C60 में आपके पास में फुटबॉल की जैसी संरचना होगी, ग्रेफाइट चिकनी परतदार चमकदार संरचना होती है, और हीरा कठोरतम पदार्थ होता है। हीरे की संरचना आपको अच्छे से पता है, चतुष्फल की। और आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन भी आपके पास में पूछा गया फर्स्ट ग्रेड 2022 में। 2022 में अब आप देख लीजिए कि कितने इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप इजी भी आते हैं, हार्ड भी आते हैं। हार्ड कभी एक आध बार हार्ड आता है, और हार्ड क्वेश्चन भी हम आज की क्लास में देखेंगे कि हार्ड किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। इजी तो आपने ये सारे कर चुके हैं, इनको आंख बंद करके आप टिक कर सकते हैं। फिर आगे देखेंगे कि प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन में 3 कार्बन यौगिक है जिसमें एक क्रियात्मक समूह क्या है। सीधा सा दोबारा उसी तरीके से पूछ ले कि प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह क्या है। प्रोपेनॉन में क्रियात्मक समूह क्या है? अभी हमने इसी तरीके का एक क्वेश्चन देखा था शायद, ये रहा। इसी तरीके का क्वेश्चन देखा था जिसमें क्रियात्मक समूह पूछा था कि OH किसका क्रियात्मक समूह है। तब भी आपके पास वैसे ही ऑप्शन थे। अब आप देख लीजिए प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन में फिर वही चारों ऑप्शन है,
एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऑप्शन भी वहीं आ रहे हैं जो हमारे नोट्स में, ऑप्शन भी बाहर नहीं जा रहे, तो क्वेश्चन कैसे बाहर से जाएगा? तो प्रोपेनोन में 3 कार्बन यौगिक है। प्रोपेन पता है आपको, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, ये तो सीधे से पता है। आगे क्या देखना है? ओन। सिर्फ आपको चील की नजर किस पे डालनी है? ओन पे। ओन पे बिल्कुल देखना है कि ओन, ओन मतलब क्या होता है? ओन होएगा आपके पास कीटोन। एल्डिहाइड में एल आएगा, एल्कोहल में ओल आएगा, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में ओइक एसिड या ओइक अम्ल। ये आपको अच्छे से पता है। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब की बार प्रोपेनोन पूछा है, कल को मेथेनॉल पूछ लेगा। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि प्रोपेनोन, ओन मतलब कीटोन। इसलिए मैंने कहा था सिर्फ आप क्लास में आप ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से होंगे। और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 फर्स्ट ग्रेड 2022 में। फिर आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक उच्चतम है? क्वथनांक उच्चतम किसका है? अब क्वथनांक, पहले गलनांक पूछ लिया तो अब क्वथनांक पूछ लिया। और ये भी आया आपके पास में फर्स्ट ग्रेड 2020 में, 4 अगस्त 2020, फर्स्ट ग्रेड 2020। आप ये देख लीजिए, फर्स्ट ग्रेड में गलनांक क्वथनांक भी उससे बाहर नहीं जा रहा। क्वथनांक किसका हाईएस्ट है? आपको पता है, एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड का क्वथनांक उच्च, गलनांक उच्च है, क्वथनांक उच्च है। और निम्न किसका है? मेथेन। इसलिए अब आपको ये ध्यान रखना है, ये भी रिपीट हो सकता है, ये मिनिमम भी पूछ सकता है। मेथेन तो क्या है? मिनिमम। और एसिटिक एसिड क्या है? मैक्सिमम। मैं बोल रहा हूँ आपको ऐसे के ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑप्शन भी आगे पीछे नहीं होंगे। यही ऑप्शन, यही क्वेश्चन अगली बार आपसे पूछ लेगा, गलनांक किसका मिनिमम है या क्वथनांक किसका मिनिमम है। आगे हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। कार्बन का अपर रूप कौन सा नहीं है? तो हीरा, ग्रेफाइट, बेंजीन, या एक ऑप्शन यहाँ कट गया। तो ऑप्शन आप खुद सोच सकते हैं, या चौथा ऑप्शन क्या होगा। अब आप ऑप्शन भी बना सकते हैं कि हीरा, ग्रेफाइट, और चौथा ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है फुलरीन। क्योंकि आपको पता है, हमने पढ़े हैं कि कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप, अक्रिस्टलीय अपर रूप हमने देखे। तो क्रिस्टलीय में 3 ही तरीके के थे, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। बेंजीन था, बेंजीन था आपके पास में हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हमने देखा था। हाइड्रोकार्बन बेंजीन इस तरीके की संरचना थी जिसमें 6 कार्बन की एक संरचना है, उसमें एक के बाद एक डबल बॉन्ड होते हैं। ये एक बंध संरचना होती है, वलय, साइक्लिक। तो ये हाइड्रोकार्बन होता है। और जबकि ये हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये क्या होते हैं? कार्बन के अपर रूप, क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं। अक्रिस्टलीय भी होते हैं, वो अलग से होते हैं, चारकोल, काजल, कोल गैस, इस तरीके से। तो ये बेंजीन हो गया आपके पास में, कार्बन का अपर रूप नहीं है। और ये क्वेश्चन पूछा गया 2020 में। आप देख लीजिए, आपको लग रहा होगा कि कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप इस तरीके से साइंस को छोड़ के जा रहे थे। तो साइंस को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ नोट से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप कौन सा है? कार्बन का क्रिस्टलीय रूप अभी अभी हमने देखा, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं। तो फुलरीन हो गया इसमें कार्बन का क्रिस्टलीय रूप। और ये तीनों क्या है? अक्रिस्टलीय। कोक, चारकोल, गैस, कार्बन, काजल, ये अक्रिस्टलीय है। ठीक है। आगे देखेंगे कि एल्डिहाइड में उपस्थित कार्यात्मक फंक्शनल समूह कौन सा है। वही आप देख लीजिए, वही 4 ऑप्शन, CHO, CO, COOH और OH, वैसे ही ऑप्शन आए। और ये क्वेश्चन ये लो, CET 2024 में। अब CET तक में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि CET के हिसाब से तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है। जब CET के बच्चे देखते हैं तो वो सोचते हैं कि यार ये तो क्या पूछ लिया, हमें देख देख के डर जाते हैं वो तो। CET वो भी शायद 12th लेवल का या 10th लेवल का, 12th लेवल के CET में ही आया था ये। अब इसको देख करके डरना नहीं है, ये आपके 10th की NCERT से पूछा जा रहा है। 10th की NCERT में ये 4 ही दिए हुए हैं, और सीधे के सीधे दिए हुए हैं, इसलिए इन चारों से ही पूछा जाता है। तो एल्डिहाइड में उपस्थित कार्यात्मक या फंक्शनल समूह कौन सा होता है? एल्डिहाइड। अब आप इसको बहुत अच्छे से खुद ही आपको पता होगा कि ये क्या है। ये आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये क्या है? आपके कीटोन है, और ये आपके पास में एल्कोहल है। तो आपके पास बचा एल्डिहाइड यानी कि CHO। ठीक है। और ये जब CET 2024 में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके खुद के भी एग्जाम में आ सकते हैं। अब अगर ये आप इसने पढ़े नहीं, इस तरीके से नहीं पढ़े, तो आपको ये बहुत हार्ड लग सकते हैं देख करके। लेकिन अब आप इनको जानते हैं, इन्हें बहुत अच्छे से आप विभेद कर सकते हैं। वैसे ही जैसे मैंने बताया था कि लड़कियां लिपस्टिक या फिर आईलाइनर या जो भी नेल पेंट वगैरह उनमें कलर में विभेद कर सकती है, लड़के गाड़ियों में। ये लड़के तो इस तरीके से होते हैं कि फेस पे जो कवर करी हुई लड़की को भी पहचान के बता देते हैं कि ये वो जा रही है, दूर से पीछे से देख के भी बता देते हैं। उसी तरीके से आपको इनको देख करके ही बता देना है कि ये कौन से हैं। बस यही नज़र आपको इसमें रखनी है कि ये क्या है और ये क्या है। ठीक है, चलते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से यौगिक के अणु में एक द्विअबंध नहीं है। द्विअबंध किसमें नहीं है? प्रोपेनोइक एसिड। ओइक एसिड में आपको पता है कि C डबल बॉन्ड O और OH, तो यहाँ पे तो एक आ गया द्विअबंध।
डबल बॉन्ड किसमें नहीं है, ये पूछा है। प्रोपीन, प्रोपीन मतलब 3 कार्बन की एक श्रृंखला है, उसमें आखिरी में लग रहा है ईन, तो ईन का मतलब ही डबल बॉन्ड है। ईन जहाँ पे आ गया तो डबल बॉन्ड तो आएगा ही आएगा। और एसीटोन, एसीटोन कीटोन वही सी डबल बॉन्ड ओ, और इस तरीके की एक संरचना बनती है, तो ये एसीटोन हो गया। लेकिन प्रोपाइन, प्रोपाइन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, प्रोपाइन ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इसने पूछा है कि द्विअबंध किस में नहीं है, तो प्रोपाइन में नहीं है। प्रोपाइन साफ साफ पता लग रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। ये एलडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब हम पूछे हुए क्वेश्चन ही कर रहे हैं। यौगिक आपके पास दिया हुआ है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, इसका तो हम सिंपल ये बता सकते हैं कि 5 कार्बन की एक श्रृंखला है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की श्रृंखला जब आपको दी हुई है, कुछ भी इधर उधर लटका हुआ नहीं है, तो सीधे सीधे 5 कार्बन, मतलब आपको ये पता लग गया कि पेंट, ठीक है। पहली चीज तो आपको पता लग गया कि पेंट है। फिर हम देखते हैं ना, तो आपको एक नियम ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड की तरफ से शुरुआत करनी है, डबल बॉन्ड को पहले देखना है, ट्रिपल बॉन्ड को बाद में देखना है। अब इधर से शुरुआत करते हैं, ये इधर से शुरुआत करते हैं, ये देखें, तो डबल बॉन्ड की तरफ से आपको शुरुआत करनी है, ये रूल होता है। ये हो गया, तो पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसलिए पेंट के बाद में वन, और डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते थे, द्विबंध को बोलते ईन। फिर 1 2 3 4, चौथे कार्बन पे आइन, और चौथे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड मतलब आइन, ट्रिपल बॉन्ड पे आइन। सिर्फ इतना सा आपको ध्यान रखना है कि 5 कार्बन का मतलब पेंट, फिर उसके बाद पहले कार्बन पे इन, और चौथे कार्बन पे आइन। ये आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा इसको देख लेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा। ये अगर ऐसे आ गए क्वेश्चन तो आप ऑप्शन से इनको कर सकते हैं। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे पेंट, अब देखो 2 आइन, 2 पे तो इधर से देखो, इधर से देखो, कहीं से भी नहीं है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है, 2 तो गए। अब आपके पास है पेंट 1 आइन या 4 इन, तो ये सिर्फ इतना सा था। आपको एक रूल पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड को पहले गिना जाता है और ट्रिपल बॉन्ड को बाद में गिना जाता है, सिर्फ इतना सा लॉजिक पे क्वेश्चन था। नाम आपका इसका बहुत आसानी से बना सकते थे कि डबल बॉन्ड को पहले, समान दूरी पे जब ये स्थित है, ये भी इधर से भी पहले नंबर पे, इधर से पहले नंबर पे, हमें ये देखना है कि गिनती किधर से शुरू करनी है, तो गिनती आप इधर से शुरू करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड को पहले, तो डबल बॉन्ड को देखते हैं, हमारे ये हो गया 1 नंबर पे, तो क्या हो गया इन, और 4th नंबर पे हो गया आइन। बस इतना सा ये क्वेश्चन था। अगर आप समझ में भी नहीं आ रहा ये क्वेश्चन तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आईयूपीएससी नामकरण जरूरी नहीं है आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन है, मैंने एक तरह से ले लिए थे 1-2 क्वेश्चन आपके काम के लिए। फिर ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। ग्रेफाइट को देखा था हमने, ग्रेफाइट में हमने पढ़ा था कि ग्रेफाइट को, ग्रेफाइट में नहीं, फुलरीन में हमने पढ़ा था कि ग्रेफाइट को जब इलेक्ट्रिक आर्क की उपस्थिति में, अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें फुलरीन प्राप्त होता है। ग्रेफाइट से फुलरीन प्राप्त होता है। क्राउन ईथर नहीं है, हीरा नहीं है, वाटर गैस नहीं है, सीधी सी बात, फुलरीन हमें प्राप्त होता है। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन था। आगे हम देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही कथनों पर लिखिए। आजकल इस तरीके के क्वेश्चन आरपीएससी के फेवरेट हो गए। 4 कथन देंगे, उन 4 कथन में सत्य और असत्य पूछते हैं, जो सही है उन पर टिक लगाते हुए चलते हैं। सबसे पहली बात, ऐसे कथन में आपको यहाँ टिक नहीं लगाना है। अगर यहाँ टिक लगाएंगे तो ऑप्शन भरते टाइम आप डेफिनेटली गलत करेंगे। अगर आप यहाँ टिक लगा दिए, मान लीजिए आपके हिसाब से ये और ये सही है, ये और ये सही है, आपने यहाँ देखा, ये आपकी नजर नहीं गई, मान लो इस पर नजर गई, इस पर नजर गई, आंसर तो आपके पास में 1 और 3 का मतलब ये हो गया, आंसर तो आपके पास ये हो गया। लेकिन इधर जब आप देखेंगे, जब आप आखिरी में गोले बढ़ते हुए, तो 3 नंबर देख करके आप उसमें तीसरे नंबर पे गोले पे क्लिक कर देंगे। इसको ये नहीं देखेंगे कि आंसर यहाँ नहीं यहाँ है, इसलिए यहाँ पे टिक बिल्कुल नहीं करना है। जब ऐसे क्वेश्चन आए, 4 कूट आए, तो आपको इधर की तरफ टिक करते हुए चलना है। ये बहुत काम की बात है। इस चक्कर में कई कई बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ओएमआर भरने में गलती हो जाती है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। अब देखेंगे कूट क्या है। ग्रेफाइट ऊष्मा व विद्युत का अच्छा चालक है, तो हमें पता है कि ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा का चालक है, बिल्कुल है। ग्रेफाइट, देखो हीरा कुचालक है, फुलरीन भी कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा का अच्छा चालक है, तो ये वाला कथन हो गया सही, यहाँ पे लगाना है हमें टिक। फिर ग्रेफाइट ऊष्मा का अच्छा चालक परंतु विद्युत का कुचालक है, नहीं, विद्युत का कुचालक नहीं है, ये लो, ये गलत। फिर हम देखेंगे कि डायमंड ऊष्मा का तो अच्छा चालक है परंतु विद्युत का कुचालक है, जी हाँ बिल्कुल, डायमंड ऊष्मा का तो आर पार जाने देता है लेकिन विद्युत को जाने नहीं देता, तो ये वाला भी सही है। और डायमंड ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक नहीं है, ये गलत है। तो आपके पास में ये फर्स्ट और थर्ड सही हुआ। फर्स्ट और थर्ड का मतलब हो गया आपके पास ऑप्शन ये तो पहले से ही समझाने में ही सही क्वेश्चन पे टिक लग गया था, ऐसा तुक्का एग्जाम में नहीं चलता आपको बस केवल समझाने के लिए था। तो 1 व 3
तो यहाँ पे जब आप टिक करेंगे तब OMR भरते टाइम आपकी नज़र सिर्फ इसी पे जाएगी, इनको आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। यहाँ पे आप टिक सही गलत कुछ ही नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे आपको टिक करना है, इसलिए वरना इन क्वेश्चनों में ऐसे गलती होती है। और ऐसे ही क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, 3-4 फैक्ट दे देंगे, 4 या 5, उनमें से पूछेंगे पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन कौन से सही गलत हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन की आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये पूछा गया है ACF एंड FRO 2021 में। आगे देखेंगे प्रोपेन के अणु में कार्बन कार्बन बंधों का कार्बन हाइड्रोजन बंधों से अनुपात क्या है। प्रोपेन में प्रोपेन की संरचना बनाएंगे, सीधी सी बात है, संरचना बनाएंगे तब हमें पता लगेगा कि कार्बन कार्बन बंध कितने और कार्बन हाइड्रोजन बंध कितने, और अनुपात पूछा है। अब देख लीजिए, अगर आपने पहले मैथ्स नहीं पढ़ी होती तो अनुपात कैसे बताते, बहुत बेसिक चीज पूछी पर अनुपात देख करके आप इसको छोड़ देंगे भले आपको कितना ही पता हो। प्रोपेन 1 2 3 कार्बन, 3 मतलब प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, और इसमें बंध हम बताएंगे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन। अब यहां देखेंगे कार्बन कार्बन बंध कितने, ये देखिए आप, कार्बन कार्बन, एक तो ये रहा और एक ये रहा, ये कार्बन कार्बन के बीच में, ये भी कार्बन कार्बन के बीच में, तो कार्बन कार्बन तो हो गए हमारे पास 2। और कार्बन हाइड्रोजन कितने, कार्बन हाइड्रोजन देखने के लिए हम देखेंगे कि एक ये रहा, यहाँ लिखते हुए चलते हैं मार्किंग करते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये 8 बंद है, ये बार जो आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास हो गए 8। अब आपसे पूछा गया है कि इन बंदों का इन बंदों से अनुपात कितना है, तो अनुपात निकालना आपको बहुत अच्छे से अब आ चुका होगा कि कार्बन कार्बन अनुपात कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे आ रहा है 2 और यहाँ पे आ रहा है 8। अनुपात के लिए हम इसको काटेंगे बिल्कुल सरल फॉर्म में, 2 क्या, 2 से 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो 1:4। ये साइंस में भी मैथ्स आ गई, बहुत बेसिक मैथ्स, सिर्फ 1:4 आपको आ गया आंसर। और ये देख लीजिए, बहुत छोटे से एग्जाम LDC में पूछा गया है, LDC में ये पूछा गया है कि 1:4, ठीक है। जब उसमें पूछ सकते हैं तो RPSC लेती थी तब तक LDC का एग्जाम, तो RPSC LDC में जब ये पूछा गया है तो यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं क्लास के साथ में आपको क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूँ, बस इसी में मैंने बाद में करवाएं ताकि आप फंक्शनल ग्रुप को याद करके और फिर क्लास को देख सकें। कार्बन का परत संरचना वाला अपर रूप कौन सा है। परत संरचना आपको बहुत अच्छे से याद है कि ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में परतें पाई जाती है, हीरा सबसे कठोर होता है, फुलरिन गोल गुंबद या गुंबद के समान इसकी संरचना होती है, फुलरिन की जियोडेसिक गुंबद। आगे देखेंगे हम, ये क्या था LDC। फिर कार्बन का कौन सा अपर रूप दृढ़ त्रिविम संरचना के रूप में होता है, दृढ़ त्रिविम संरचना। अब आप इसको तो आप ही बता सकते हैं कि कार्बन का कौन सा अपर रूप दृढ़ त्रिविम संरचना। आप देख लीजिए, ग्रेफाइट परतदार होता है, फुलरिन जियोडेसिक, काजल तो बिखरा हुआ होता है। आप इसको बहुत अच्छे से बता सकते हैं, उम्मीद है कि आप इसको बता पा रहे होंगे। दृढ़ त्रिविम होता है सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा। और ये पूछा गया है RPSC SI 2021 में, वही बहुचर्चित वैकेंसी जिसकी चर्चाएं आज तक होती है, ठीक है। आप जानते होंगे SI की वैकेंसी, उसमें ये पूछा गया है कौन सा दृढ़ त्रिविम संरचना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, वो भी RPSC की कराती है SI। निम्न में से कौन सा ऊष्मागतिकीय रूप से सर्वाधिक स्थायी अपर रूप है। सर्वाधिक स्थायी अपर रूप ऊष्मागतिकीय रूप से, ये हमने साफ साफ देखा था कि ऊष्मागतिकीय रूप से सर्वाधिक स्थायी अपर रूप होता है। जैसे हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन में अगर हम देखे थे तो ग्रेफाइट, हमें पता है कि ग्रेफाइट सबसे ज्यादा स्थायी अपर रूप होता है ऊष्मागतिकी की दृष्टि से। ये ऊष्मा का भी सुचालक होता है और विद्युत का भी सुचालक होता है। पेंसिल का लेड किससे बना होता है, ये तो आप पेंसिल को तोड़ के देख लीजिए, पेंसिल का लेड बनता है ग्रेफाइट से, ठीक है। तो ये स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है। तो इतना अगर आप कर चुके होंगे, उम्मीद है आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पसंद आए होंगे। आगे हम देखेंगे आगे क्लास में कुछ कार्बन के रासायनिक गुणधर्म, आपको बस इसी तरीके से साथ बनाए रखना है। आपको मुश्किल भी लगे तो क्लास छोड़ के नहीं भागना, बस आपको साथ के साथ चलते रहना है कि कार्बन के रासायनिक गुणधर्म क्या है। हो सकता है आपको थोड़े से मुश्किल लगे, लेकिन जैसे मैंने बताया था, जैसे फंक्शनल ग्रुप के आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पा रहे हैं, वैसे आप ये देखेंगे कि ये मुश्किल दिखने में, इनके जब क्वेश्चन करेंगे तो ये बहुत आसानी से आप कर पाएंगे, बहुत आसानी से। दहन, दहन सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन के रासायनिक गुणधर्म में दहन। दहन मतलब जैसे आपने देखा कि जलाना, एक तरह से साधारण भाषा में हम इसको बोलेंगे जलाना, कोई भी चीज को हम जलाया जा सकता है। तो जलाने के लिए वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा व प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है।
तो ऐसा रासायनिक प्रक्रम जिसमें कार्बन को जलाया जा रहा है, और हमें पता है कि जलाने के लिए हमारे पास आवश्यक है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस जलाने के लिए होनी ही चाहिए, ऑक्सीजन गैस होगी तभी कोई चीज जलेगी। और जब ये कार्बन को जलाया गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमारे पास क्या क्या प्राप्त हुआ? ऊष्मा और प्रकाश के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन चीजें हमारे पास प्राप्त हुए। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? दहन। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी आपको सिर्फ इतने ही देखने हैं, जितने भी आपकी बुक के एग्जाम्पल है सारे एग्जाम्पल आपके नोट्स में मैंने यहाँ ला करके रख दिए, कहीं से भी कुछ भी इससे बाहर एग्जाम्पल भी नहीं जाएगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन सीधे सीधे जला दिया, इससे क्या बन गया? CO2। CO2 गैस तो बनी, पर साथ में ऊष्मा और प्रकाश भी बनता है, थोड़ी सी ऊष्मा भी निकलती है। जैसे आप ये देख लीजिए किसी में भी कि CH3CH2OH, इसको ऑक्सीजन के साथ जलाए, यहाँ कार्बन है इसमें, ये कार्बन रहा, तो आपके पास CO2 बनेगी, ऊष्मा बनेगी और प्रकाश बनेगा। समझने के लिए सिर्फ इतना है कि दहन क्या होता है? जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए, तो हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में प्रकाश और ऊष्मा भी प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्या है कि जैसे कि कुछ डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन कि असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों को जब जलाया जाए तो किस कैसा धुआं निकलेगा? काला धुआं, कज्जली ज्वाला के साथ नीला धुआं, या फिर धुआं रहित, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जब असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों को आपके पास जलाया जाए, असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों में निकलेगा अत्यधिक काला धुआं। कौन सा? अत्यधिक काला धुआं। और ज्वाला कौन सी निकलेगी? पीली ज्वाला। पीली ज्वाला कैसे? जब आप जैसे सर्दियों में आग जलाए रखते हैं तो आप देखते हैं कभी तो वो लाल होती है, कभी पीली भी हो जाती है। तो पीली कैसे होती है? जब आप उसमें प्लास्टिक की थैली वगैरह डाल देते हैं तब वो धुआं निकलता है। जब प्लास्टिक की थैली, कचरा वगैरह, ऐसे उल्टी सुल्टी चीज, जैसे चाय के कप वगैरह डाल देते हैं उसमें, तपते हैं जब वो आग में, तो वो सब डाल देते हैं, तो वो काला धुआं निकलता है, साथ में पीली ज्वाला, ये दोनों निकलने लगते हैं। ठीक है। तो क्यों निकलते हैं? क्योंकि उसमें असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है प्लास्टिक की थैली वगैरह में, इसलिए वो काले धुएं के साथ जलती है। दूसरा क्या है कि वायु की आपूर्ति को अगर सीमित कर दिया जाए, तब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पर वो कैसा धुआं निकलेगा? तो वो निकलेगा कज्जली ज्वाला। कज्जली ज्वाला अपूर्ण दहन के कारण। उसमें क्या होगा? उसका पूरी तरह से दहन नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया? वायु की आपूर्ति को सीमित। और वायु की आपूर्ति को अगर सीमित कर देंगे, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा सीमित हो गई, और ऑक्सीजन यहाँ पे जलाने के लिए आवश्यक है, इसलिए यहाँ पे कौन सी ज्वाला निकलेगी? कज्जली ज्वाला। इसी तरीके से जब घरेलू गैस, जब हम गैस, जो खाना पकाने वाला गैस बर्नर वो होता है, उसको जलाते हैं, तो गैस या स्टोव को जलाते हैं, तो उसके अंदर कौन सी ज्वाला निकलती है? हमने देखा है, गैस नहीं देखा तो आप अभी जला करके देख सकते हैं, नीली ज्वाला। नीली ज्वाला क्यों निकलती है? क्योंकि उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। और वो कैसे मिलती है? जो गैस का जो बर्नर होता है उसमें छिद्र होते हैं, छिद्र बने हुए होते हैं, वो छिद्र क्या होते हैं? ऑक्सीजन के पास होने के लिए। अगर उसमें ऑक्सीजन पास हो रही है तो वो देगी कौन सी? नीली ज्वाला। ये बहुत काम की चीज है कि घरेलू गैस कौन सी देता है? नीली। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कज्जली, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो काले धुएं के साथ पीली ज्वाला। ये तीन तरीके की ज्वाला आपने देख ली। अब आप कई बार देखते होंगे कि जो खाना पकाने के बर्तन होते हैं, कुकर वगैरह या कढ़ाई, जो उसको अगर आप नीचे पलट के उसके पेंदे को देखें तो आप देखेंगे वो काले हुए रहते हैं। तो वो काले क्यों हो जाते हैं? किसी किसी के घर में तो काले हो जाते हैं, किसी के घर में बिल्कुल नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आपने उसको सही से धोया नहीं इसलिए नहीं होते। उसका मेन रीजन होता है कि आप जो उसके नीचे जो जला रहे हैं, जो भी कार्बनिक यौगिक जो भी आप जला रहे हैं, उसको जिस भी चीज से हीट दे रहे हैं, वो पूरी तरह से नहीं जल पा रहा। जो ईंधन है आपका गैस में या फिर किसी भी चीज पे, लकड़ी पे, जिस पे भी आप बना रहे हैं, तो वो पूरी तरह से नहीं जल पा रहा। पूरी तरह से नहीं जल पाने के कारण कुछ ईंधन आपके पास में व्यर्थ जा रहा है। तो जो ईंधन आपके पास व्यर्थ जा रहा है, वो व्यर्थ जाकर के उसकी तली पे, पेंदे पे जाकर के चिपक जाता है, और वो जो चिपकता है वो होता है कार्बन। उस कार्बन के कारण वो पेंदा आपके पास में हो जाता है काला। तो यही आपके पास फैक्ट है कि बर्तनों के तले पेंदे काले क्यों हो जाते हैं? तो उसके काले होने का कारण है कि उसमें जो वायु के छिद्र है वो अवरुद्ध हो गए। वायु के छिद्र अवरुद्ध हो गए तो उसको ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिल रही। ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिल रही, इसलिए कुछ ईंधन उसमें व्यर्थ जा रहा है। तो जो ईंधन व्यर्थ जा रहा है उस वजह से वो बर्तनों के पेंदे क्या हो जाते हैं? काले। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्तनों के पेंदे काले क्यों हो जाते हैं। फिर आगे देखेंगे कि कोयले तथा पेट्रोलियम में उपस्थित नाइट्रोजन और सल्फर की कुछ मात्रा के कारण इनके दहन से पर्यावरण प्रदूषण होता है। मतलब हम बोलते हैं कि पेट्रोल का उपयोग कम करना चाहिए और पेट्रोल या कोयले का उपयोग कम करना चाहिए। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि पेट्रोल में होता है हमारे पास में नाइट्रोजन और सल्फर। तो ये जब जलते हैं तो ये जल करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इस तरीके की चीज़ें बना लेते हैं, जो क्या होते हैं? पर्यावरण के लिए प्रदूषक का कार्य करते हैं। जब इनका दहन करते हैं तो ये पर्यावरण प्रदूषण का, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो बनते हैं ये पर्यावरण प्रदूषक होते हैं। इसलिए और ये क्यों बनते हैं? क्योंकि कोयले और पेट्रोल में नाइट्रोजन और सल्फर उपस्थित होता है।
ठीक है, डायरेक्ट फैक्चुअल है, डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ें, इनको आप याद कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक विशेष गैस है, इसका ये हम पढ़ रहे थे दहन, कार्बन के रासायनिक गुणधर्म में हम पहली चीज पढ़ रहे हैं दहन। दहन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो दहन में सबसे एक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि असंतृप्त दहन या फिर जब पूरी तरह से दहन नहीं हो पाता या पूरी तरह से जल नहीं पाता तो क्या बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हम देखेंगे कि कार्बन के अपूर्ण दहन से, कार्बन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। इसको कैसे लिखते हैं, CO, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। और ये गैस कभी कभी आपकी मौत का भी कारण हो सकती है। अखबार में हम देखते हैं, अभी आगे देखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी गैस है, ये रंगहीन गैस है, इसमें कोई रंग नहीं है, आपको पता नहीं चलता। गंधहीन गैस है, कोई स्मेल नहीं आती, बिल्कुल ये आपके पास में, आपके आप जब जहाँ बैठे वहाँ पे अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हुई तो आपको पता नहीं लगेगा। और जबकि एक साथ में क्या है, ये विषैली गैस है, विषैली मतलब जहरीली, पॉइजन, मतलब आप जहाँ पे हैं अगर वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है तो आप उसमें बेहोश हो सकते हैं और अगर ज़्यादा टाइम तक रहे तो आप मर भी सकते हैं। कैसे कि हम बहुत बार, कई बार अखबार में पढ़ते हैं या फिर आता है कि बंद कमरे में अंगीठी जला करके सोने से इतने लोगों की मौत, या बंद कमरे में हीटर जला के, बर्नर जला के, इस तरीके से रात को सोए, कुछ बेहोश हो गए, कुछ की तबीयत खराब हो गई, कुछ मर गए, नींद में ही बिल्कुल साइलेंट मौत हो जाती है। और उसका सबसे मेन कारण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कैसे होता है इसको हम जानेंगे कि बंद कमरे में जब अंगीठी जला करके सो जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कार्बन पूरी तरह से जल नहीं पाता, ऑक्सीजन जो कमरे के अंदर है वो सीमित मात्रा में, उस ऑक्सीजन को वो लेता जाता है कार्बन जलाने के लिए। बंद कमरा है, अंगीठी, सिगरी या फिर आग आप समझ लीजिए, कोयला, इस तरीके से उसको जब जलाया गया तो वो ऑक्सीजन को लेता जाएगा, लेता जाएगा, ऑक्सीजन उसमें कमरे में हो गई ऑक्सीजन कम, और उससे लेकर के वो क्या बनाएगा, कार्बन का उसमें अपूर्ण दहन होता जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन उसको पर्याप्त नहीं मिल रही, बंद कमरे में ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही। तो ये देख लीजिए आप, CO2 तो कब बनती है, जब ऑक्सीजन के 2 अणु मिले, और कार्बन मोनोऑक्साइड कब मिलती है, जब ऑक्सीजन के 1 अणु मिले, यानी कि ऑक्सीजन इसको कम मिल रही है, एक ही अणु मिल रहा है, तब जाकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बोर्ड आज भी थोड़ा ऊपर है, 1 मिनट। अब आपके पास ये हो चुका है, ये आपको दिख रहा होगा, ये तीर, तीर दिख रहा है आपको, बिल्कुल ठीक है। तो हम कहाँ थे कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली, गंधहीन और विषैली गैस होती है। अगर बंद कमरे में अंगीठी या कोयला जला करके जब सोते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड के लिए तो ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में, तब तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वो इतनी ज़्यादा हानिकारक नहीं जितनी कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्योंकि ये जहरीली गैस है। अब इसमें क्या हुआ कि ऑक्सीजन इसको कम मात्रा में मिली, ऑक्सीजन इसको कम मात्रा में मिली, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड बनी। अब कमरे की ऑक्सीजन जब वो लेता जा रहा है कोयला जलाने के लिए तो हमें ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो रही, ऑक्सीजन कमरे में ऑलरेडी कम होती जा रही है और वो बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारी सांसों के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड जारी है, सांसों के साथ में हमारे जो जारी है अंदर वो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। और चूंकि वो गंधहीन है इसलिए हमें पता नहीं लग रहा कि गंधहीन है, मतलब गंध से उसका पता नहीं लग रहा। साथ में विषैली गैस है, विषैली गैस है कि वो हमारे शरीर में जाएगी, शरीर में जा करके वो देख लीजिए यहाँ पे हमारे जो ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के साथ वो अभिक्रिया करके और बना देगी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब जब वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, ये हमारे शरीर में रक्त में पूरा घुलता जाता है और हमारे दिमाग तक भी, ये नसों तक पहुंचता है। और ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, ये बिल्कुल एक जहरीला पदार्थ बनता है जो दिमाग में खून की सप्लाई को भी रोकता है और ऑक्सीजन की सप्लाई को भी रोकता है, ब्लड के प्रवाह को, ऑक्सीजन की सप्लाई को। तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब, या तो पहले स्टार्टिंग में तो बेहोशी की हालत होगी, अगर फिर भी अगर किसी ने गेट नहीं खोला या पता नहीं चला तो वो रात को सोते सोते ही सुबह उठेंगे ही नहीं। इसलिए कई बार हमारे पास अखबार में आती है कि रात को बंद कमरे में अंगीठी जला के सोने से इतने लोगों की मौत। तो आप इसको ध्यान रखिए, कैसे कि बंद कमरे में अंगीठी जला करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है और वो क्या करती है, हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। काम की चीज़ यही है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जो दिमाग में खून और ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकती है, ऑक्सीजन, और जिससे दम घुट करके व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो ये आपको ये तो याद रखना ही है। साथ में ये बात आपको जिंदगी भर ध्यान रखनी है कि जब कमरा बंद है बिल्कुल गेट बंद करके ये बिल्कुल नहीं जलाएं, कोयला वोयला नहीं जलाएं। ये जैसे आजकल हीटर वीटर, रूम हीटर वगैरह जलाते हैं तो वो भी आपके पास में थोड़ी बहुत मात्रा में वो भी नुकसान करता ही है। बंद कमरे में अपन बोलते हैं दम घुट रहा है, ये वो पुराने मकान जो बने हुए होते थे उसमें रोशनदान, खिड़कियां वगैरह पर्याप्त रूप से हुआ करती थी। आजकल जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें बिल्कुल खिड़की, दीवारें सब पैक होती है क्योंकि वो एसी के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं कि एसी लगा सके और ये लगा सके। तो इसलिए आपको मेन बात ये ध्यान रखनी है कि बंद कमरा जो होता है उसमें कम से कम ये तो नहीं जलाना, अंगीठी, कोयला, ये आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, ये आपके बस काम की बात थी।
साथ में हम पढ़ाई के साथ कुछ काम की बात आ गई थी बीच में। साथ में कुछ गैसें होती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, इसके मिश्रण को क्या बोलते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को बोलते हैं वाटर गैस या जल गैस। सीधा याद करना है, फैक्ट है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस को क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर गैस। सिर्फ नाम है ये कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को मिक्स रूप में एक साथ बोलेंगे, ये सीधे से आ जाएगा कि इसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन होगा वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस या मार्श गैस। इस तरीके से आपके पास नाम आ जाएगा। तो ये हो गया वाटर गैस, ये प्रोड्यूसर गैस। CO प्लस Cl2 को सूर्य के प्रकाश में जब अभिक्रिया करवाएं तो आपके पास बनती है फास्जीन। फास्जीन ये दूसरा नाम है इसका, कार्बोनिल क्लोराइड, जो कि एक विषैली गैस होती है। फिर CH4 यानी कि मेथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये मिलकर के बनाते हैं कोल गैस। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पूछी जाती है वो है CH4। CH4 को हम मार्श गैस भी बोलते हैं, गोबर गैस भी बोलते हैं, बायोगैस भी बोलते हैं, क्योंकि इन सबका सबसे ज़्यादा उपयोगी, सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है CH4। मार्श गैस, गोबर गैस और बायोगैस, इसके बारे में हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे कि CH4 कहाँ कहाँ काम आती है। तो बस आपको नाम ध्यान रखना है कि ये हो गई वाटर गैस। ये देख लीजिए वाटर में क्या होता है? H2O। H2O यानी कि वाटर होता है। तो यहाँ पे जहाँ H2 आ रहा है, CO प्लस H2, उसके नाम से आपको पता लग जाएगा कि इस H2 आया, यानी कि ये तो हो गया वाटर गैस। फिर N2 हो गया प्रोड्यूसर गैस, और CH4 हो गया मार्श गैस, गोबर गैस, बायोगैस। इतना भी आप पढ़ लिए तो काफ़ी है। फिर वायु की सीमित मात्रा में हाइड्रोकार्बन को जलाने से कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है। ये सीधा फैक्ट पूछा जा सकता है कि कार्बन ब्लैक कब प्राप्त होता है? कि वायु की सीमित मात्रा में जलाने पे, असीमित मात्रा में जलाने पे, संतृप्त कार्बन को, हाइड्रोकार्बन को, किसको जलाने पे? तो सीमित मात्रा में हाइड्रोकार्बन को जलाने से ये तो कार्बन ब्लैक होगा। जबकि वायु की अनुपस्थिति में, जब वायु है ही नहीं, तो वायु की अनुपस्थिति में जब लकड़ी को गर्म किया जाए, अब गर्मी होगा, वायु वायु ही नहीं है तो वहां पे गर्म होगा, जला तो सकते नहीं है, जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। तब क्या प्राप्त होता है? चारकोल तथा कोक। चारकोल तथा कोक। आपको ध्यान है, अगर आपने देखा होगा तो काजल कैसे बनाया जाता है? बादाम या किसी भी चीज को जला करके और उसको ढक देते हैं, बिल्कुल। तो ढक करके जब जलाते हैं तो वायु की अनुपस्थिति में, ये एक सीमित मात्रा में वायु होती है, इस वजह से वो काजल बन पाता है। वो एक कार्बन का अपर रूप ही होता है। जो काजल बनाया जाता है नेचुरली घरों में, पुराने जमाने से जो बनता आ रहा है वो काजल, वो वही कार्बन ही होता है प्योर, जिनको वायु की सीमित मात्रा में जलाया जाता है, उसको ढक दिया जाता है। आप देखना कभी भी उसको जला के सीधे ढक देंगे और वो काजल बन जाएगा। इसी तरीके से हम देखेंगे कि ज्वाला में जब तांबे के तार को जलाया जाए, कोई कहीं पे आग हो रही है, समझ लो मोमबत्ती की आग है या गैस की आग है, उसमें आप तांबे के तार को अगर लेकर के जाए, तो तार को अगर आप देखेंगे तो वो तार काला हो जाएगा। तो काला क्यों होगा? क्योंकि उस पर क्या हो गई? कार्बन की परत जम गई है, क्योंकि उसमें हो रहा है अपूर्ण दहन। अपूर्ण दहन के कारण उस पर कज्जल उत्पन्न हो जाएगा, जो कि एक कार्बन है। ठीक है, ये सीधे सीधे फैक्ट है कि जब ज्वाला में तांबे के तार को जलाएंगे तो वो क्या होगा? अपूर्ण दहन के कारण कज्जल उत्पन्न होगा। सीमित मात्रा में हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति में जलाने, सीमित मात्रा में जलाने पर, हाइड्रोकार्बन को जलाने पर क्या बनेगा? कार्बन ब्लैक। और वायु की अनुपस्थिति में लकड़ी को गर्म करने में बनेगा चारकोल या कोक। CO प्लस H2 वाटर गैस, CO CH4 हो गया आपके पास मार्श गैस, गोबर गैस, बायोगैस। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए कार्बन के अपूर्ण दहन से। अपूर्ण दहन के बाद में फिर ये अंगीठी जला के सोने से मौत हो जाती है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। जो गैस हमारे साथ में जा रही है ना कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर के अंदर, उसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है इससे। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन विषैली गैस है। ठीक है, आगे चलेंगे इसमें। अब ये हमने पढ़ा सबसे पहली चीज कार्बन के बारे में, दहन। दहन थोड़ा बड़ा था, बाकी और जो चीजें देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया वो थोड़ी ईजी होगी। कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण में सिंपल सा ऑक्सीकरण हमने पहले देखा था, वो ऑक्सीकरण होता कैसे, वो हमने पिछले जो चैप्टर में पढ़े थे वो हमने देखे थे। ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। यहाँ हमें ये देखना है कि कार्बन की कुछ एक ऑक्सीकरण करके एक विशेष तत्व बनाया जा रहा है, सिर्फ उस अभिक्रिया को देखना है। कार्बन की जो हम विशेषताएं देख रहे थे, यहाँ चैप्टर पढ़ रहे हैं हम कार्बन, और कार्बन की ये हम देख रहे हैं रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में पहला हो गया दहन, दहन से क्या क्या बन सकता है उसके। फिर हम देखेंगे कि ऑक्सीकरण से क्या क्या बन सकता है। तो ऑक्सीकरण से क्या बन सकता है, उसमें सबसे सिंपल सा एग्जांपल है कि एथेनॉल। एथेनॉल आपको बनाना आ चुका होगा। एथेनॉल मतलब दो कार्बन, एथेन और ओल, ओल मतलब एल्कोहल, तो दो कार्बन ये एथेन और ओल OH। तो एथेनॉल में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाकर के अगर गर्म किया जाता है तो एथेनॉल ऑक्सीकृत होकर के एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, ये काम की चीज है। इसको आपको एज इट इज याद कर लेना है, पूरी अभिक्रिया जो है कैसे। कि एथेनॉल है, ये रहा, ये एथेनॉल हो गया।
एथेनॉल में पोटेशियम परमैंगनेट, ये देखो KMnO2, पोटेशियम परमैंगनेट जब एथेनॉल में मिला करके उसको गर्म किया जाए, मिला करके गर्म किया जाए, ये ऊष्मा दे दी हमने, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। ये एथेनोइक कैसे, दो कार्बन यानी एथेन और ओइक एसिड यानी कि COOH, COOH यानी कि ओइक एसिड, ये आपको अब नाम से पता लग रहा है। तो सीधी सी बात है कि एथेनॉल में KMnO4 जब हम मिलाया और गर्म किया तो आपके पास एसिटिक अम्ल बना। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण हो गया। ये हर तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसमें सबसे ज्यादा इस बार आप ये ध्यान रखिए कि फर्स्ट ग्रेड 2025 जो आपके पास होने वाला है 23 जून को, उसमें क्वेश्चन पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना इसमें से, ये आपके पास सीधे के सीधे पूछा जा सकता है कि जब एथेनॉल में क्या मिला करके एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनाया जा सकता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। अब आपको सीधे फैक्ट इसलिए पूछा जाएगा, ये ऐसे कैसे इसलिए दिया जाएगा क्योंकि आपके वहां पे अभिक्रिया यही है, यही नाम दिया हुआ है बुक में, एक ही अभिक्रिया है, एथेनॉल से एसिटिक अम्ल, एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनाना। और इससे अगली जो अभिक्रिया है वो आपके पास में पूछी जा चुकी है, तो इसलिए ये पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, इसलिए आप इसको हाईलाइट करके स्टार मार्क कर दीजिए, स्टार मार्क कर लेना है इसको। तो एथेनॉल को ऑक्सीकरण होकर के क्या बन गया, एसिटिक अम्ल, किसकी उपस्थिति में, पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में। आगे हम देखेंगे। और संकलन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण में सिर्फ इतना ही है, ऑक्सीकरण मतलब हमें ऑक्सीकरण नहीं पढ़ना, हमें कार्बन के जो ऑक्सीकरण करके क्या रासायनिक गुणधर्म बनाते हैं, कि कार्बन के क्या यौगिक बनता है वो देखना है। अब संकलन, संकलन कैसे, कि पैलेडियम या निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो तीर के ऊपर लिखे जाते हैं, यहाँ मैंने बताया था तीर के ऊपर में यहाँ पे उत्प्रेरक भी लिखे जाते हैं, उष्मा ताप दाब ये सब लिखे हुए होते हैं। तो सिर्फ दो उत्प्रेरक पैलेडियम और निकल, ये नाम याद रखना है कि पैलेडियम और निकल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन से संतृप्त करवाया जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, एल्कीन और एल्काइन, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जिनका पेट खाली है, मतलब जो अभी तक पेट भरा हुआ नहीं है। एल्केन तो क्या है, जिनका पेट भरा हुआ है, और एल्कीन एल्काइन कौन से, जिनका पेट खाली है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन से जोड़ करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना दिया जाता है। और इसका एक एग्जाम्पल क्या है, कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाए तो वहां पे आपके पास में संकलन अभिक्रिया करके वनस्पति घी में परिवर्तन हो जाता है। और ये क्वेश्चन आपके पास में सीधा का सीधा इससे पूछा गया है, शायद 2020 में पूछा गया है, कि क्वेश्चन ये था कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण से जब निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है तो यह अभिक्रिया कौन सी होती है। क्वेश्चन यही था कि अभिक्रिया कौन सी होती है, अभिक्रिया कौन सी, संकलन। कैसे, ये है वनस्पति तेल जिसमें क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि इसमें डबल बॉन्ड है, ये हो गया डबल बॉन्ड। उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक आपको पहले से दे दिया कि संकलन में कौन सा, कि पैलेडियम या निकल उत्प्रेरक, तो ये यहाँ पे निकल उत्प्रेरक हो गया। अब इसको क्या किया, इसके बाद में इन दोनों को जोड़ करके हाइड्रोजन की मतलब हाइड्रोजन दिया गया। इसमें क्या बोल रहे हैं कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण कर रहे गए हम, हाइड्रोजनीकरण यानी कि इसको हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाई गई। हाइड्रोजन से जब अभिक्रिया करवाई तो ये असंतृप्त था, ये हो जाएगा संतृप्त, यानी कि ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ दो हाइड्रोजन और जुड़ जाएंगे। ये देख लीजिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन और जुड़ गए और ये बन गया सिंगल बॉन्ड। अब ये कार्बन के चारों हाथ अलग अलग दिशा में हो गए, कार्बन के चारों हाथ अलग अलग हो गए। यहाँ पे यहाँ दो हाथ एक साथ बन के डबल बॉन्ड बना रहे थे। तो याद रखने की चीज ये है कि पैलेडियम या निकल जैसे उत्प्रेरक, उत्प्रेरक तो कौन से, पैलेडियम और निकल। और हमने किया क्या है कि हमने किया है वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण किया और बना वनस्पति घी। उससे क्या हो गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो याद रखी जाने वाली चीज है, ये अभिक्रिया जो हो रही है असंतृप्त में हाइड्रोजन जोड़ के और ये बनाया जा रहा है, ये जोड़ ही तो रहे हम, हाइड्रोजन जोड़ रहे, ये बनाएगी संकलन अभिक्रिया। इंग्लिश में याद रख सकते हैं एडिशन, एडिशन यानी जोड़ना। तो एडिशन या संकलन अभिक्रिया, इसका क्वेश्चन हमने पिछले चैप्टर में किया था, तब मैंने कहा था कि आगे आएगा, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर देखा जाए तो ये साइंस वालों के लिए भी बहुत हार्ड क्वेश्चन है कि यार ये क्या पूछ लिया। अगर आपने इन फैक्ट को, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल इस तरीके से नोट्स में जमे जमाए तरीके से नहीं पढ़ा तो ये आपके लिए बहुत हार्ड चीज बन सकती है। लेकिन आप जब लिमिटेड चीज पढ़ेंगे और उसी में से आपके पास में क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए बहुत ईजी चीज है ये, कि संकलन अभिक्रिया क्या हो गई, ये अभिक्रिया क्या हो गई, संकलन। इसी तरीके से अब ये पूछा जा सकता है कि एथेनॉल को शायद ये KMnO4 की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो ये पूछ सकते हैं कि क्या बनता है, तो बनता क्या है, एसिटिक अम्ल। और ये अभिक्रिया कौन सी है, ऑक्सीकरण, इसमें ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि वनस्पति तेल क्या होती है, साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है, लेकिन जंतु वसा में क्या होता है, संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। जो वनस्पति तेल यानी कि वनस्पति तेल या वनस्पति घी का मतलब आप समझते हो
पुराना नाम इसका डालडा। डालडा नाम से आप जानते थे। तो वनस्पति तेल जो होती है वो लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ये जो जंतु वसा होती है, जंतु वसा मतलब एक समझ लीजिए आप नॉनवेज में जो होता है वो संतृप्त कार्बन होते हैं, और ये क्या होते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अतः भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा का उपयोग असंतृप्त वसा वाले असंतृप्त वसा वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। सीधी सी बात ये है, पहले किया जाता था इनका उपयोग असंतृप्त वसा वाले, असंतृप्त यानी वनस्पति तेलों का उपयोग पहले किया जाता। वनस्पति तेल में वनस्पति घी तो आप जानते हैं, डालडा। वनस्पति तेल में तो ये जो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, ये सारी चीजें वनस्पति तेल होते हैं। इसी का हम उपयोग करते हैं, क्योंकि इनमें क्या होती है, लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है जो हमारे बॉडी में जाके फिर वो असंतृप्त से टूट करके, बॉन्ड टूट के संतृप्त बनती है। सीधी सी बात क्या है, क्वेश्चन पूछा जाए कि भोजन पकाने के लिए कौन सी वसा उपयोग में आनी चाहिए, असंतृप्त वसा, इसलिए ये फैक्ट है। आगे देखेंगे प्रतिस्थापन। अब रासायनिक गुणधर्म देख रहे थे, दहन हमने देख लिया, फिर ऑक्सीकरण हमने देख लिया, ऑक्सीकरण के बाद में एडिशन या संकलन, अब लास्ट में प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन सब्सटीट्यूशन, इसमें क्या होगा कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक प्रकार का परमाणु या परमाणुओं का समूह दूसरे का स्थान ले ले। इस तरीके की अभिक्रिया हमने रासायनिक अभिक्रियाओं में पढ़ी थी, आपको समझ में आ जाएगा कि एक प्रकार का परमाणु दूसरे समूह का स्थान ले ले। जैसे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है, जहां क्लोरीन हाइड्रोजन के परमाणु के साथ प्रतिस्थापन कर लेती है। अब ये देखो, क्लोरीन का हाइड्रोजन के परमाणु के साथ संकलन तो हो जाएगा, ये क्लोरीन तो ये हो गई हाइड्रोजन के साथ में, लेकिन क्या होगा, क्लोरीन का प्रतिस्थापन हो जाएगा। ये देखो, एक क्लोरीन यहाँ पे प्रतिस्थापन, मतलब संकलन तो हाइड्रोजन के साथ हो रहा है, लेकिन ये यहाँ से प्रतिस्थापित हो गई, ये यहाँ से हट करके दूसरी जगह चली गई, और ये जब अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चली जाए तो इसको क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन। ठीक है, और यही एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल जो दिए हैं वही पर्याप्त है, आपको और ज्यादा डीप कोई एग्जाम्पल दूसरा कोई करने की जरूरत नहीं, कि यही एग्जाम्पल पूछेगा तो यही एग्जाम्पल पूछेगा कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन से संकलन किस अभिक्रिया का उदाहरण है, कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। इस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो हमने 4 तरीके की चीजें देखी, प्रतिस्थापन, ऑक्सीकरण, उसके अलावा हमने देखा दहन, और एक चीज हमने देखी थी उस पर आधारित ये क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन मैंने बताया कि फर्स्ट ग्रेड जो 2025 है, 2025 में संभावित, आप ये मान लीजिए कि 2025 में संभावित क्वेश्चन इसी तरीके के, आपको मैं एक क्वेश्चन बना के बता दिया कि संभावित क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे कि एथेनॉल में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाकर के गर्म करना किसका उदाहरण है। ऑप्शन आपके पास यही होंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या विलोपन अभिक्रिया। वही ऑप्शन, सब्सटीट्यूशन, एडिशन, ऑक्सीडेशन और एलिमिनेशन। ठीक है, अभी तक तो सिर्फ ये पूछा है कि एथेनॉल में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाकर के गर्म करना, और ये आपको पता है, सीधी सी बात है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसी तरीके से आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बनाना, अभी तक तो सिर्फ अभिक्रिया करवा रहे थे, इसमें यह है कि इससे ये जो बन गया, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बन गया, इसका परिवर्तन किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो जब यही चारों ऑप्शन है, यही एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल जब हमने बनाना देखा था, और वो उसी तरीके से ऑक्सीकरण का उदाहरण है। कैसे, ये रहा, ये एथेनॉल है CH3CH2OH, और इससे हमने बनाया था एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। ये जब हमने बनाया था ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण था, इसलिए मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन छप गया तो आपको ये रील्स बनती हुई दिखेगी इसी तरीके से। यहाँ से जब मैंने इतनी बार बताया कि क्वेश्चन आने की बहुत बहुत संभावना है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चनों को और इस फॉर्मेट को आप जो पढ़ रहे हैं, ये नोट्स पे आप विश्वास करके बस आप पढ़ते रहिए, आपके पास इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ये आपने पढ़ लिया महत्वपूर्ण का मतलब इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं। अब हम आगे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक में हमने देखा एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, ये दो ही आपके पास महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक आपकी बुक में दिए हुए हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इनकी अभिक्रियाएं हम देख सकते हैं कि एथेनॉल क्या होता है और एथेनोइक अम्ल क्या होता है। इन दो के बारे में आपके पास बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि एथेनॉल, ये जो हमने देखा एथेनॉल मतलब 2 कार्बन, एथेन, और ओल मतलब OH, तो 2 कार्बन की श्रृंखला और OH जब आपके पास जुड़ा हुआ है तो ये क्या होता है, एथेनॉल। ये संरचना आपको बनानी आ गई है। फिर इसमें क्या होता है, ये कक्ष ताप पर एक द्रव अवस्था में होता है। पहली चीज ये होता है द्रव अवस्था में। एथेनॉल को सामान्य भाषा में एल्कोहल भी कहा जा सकता है। एल्कोहल वही आप समझ रहे हो, जो ही एल्कोहल, तो एल्कोहल भी कहा जा सकता है। तो एल्कोहल का एल्कोहल इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जब एल्कोहल जो हम पीने की जो एल्कोहल होती है उसमें क्या होता है
कि एल्कोहल पेय पदार्थों में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो होता है एथेनॉल। एथेनॉल उसका महत्वपूर्ण घटक होता है, इसलिए एथेनॉल को नॉर्मली सामान्य भाषा में एल्कोहल बोल दिया जाता है। यह एक बहुत अच्छा विलायक है, यानी कि जैसे पानी को सबका विलायक, पानी में सब चीजें घुल सकती है, उसी तरीके से एथेनॉल भी बहुत अच्छा विलायक है, घुल सकती है। मतलब जिसमें कोई चीजें, जो किन चीजों को घोल सकता है वो होता है एथेनॉल। और इसका उपयोग किस में किया जाता है? टिंचर में, आयोडीन में और कफ सिरप में। और आप समझ रहे हो बिल्कुल, उसमें भी किया जाता है। और जैसे कि सैनिटाइजर था, सैनिटाइजर में भी किया जाता था। इस तरीके से टिंचर एक दवा होती है, जब लग जाती है चोट में लगाने के लिए होती है टिंचर। आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक आप समझते हैं। और टिंचर आयोडीन एक चीज़, और कफ सिरप, खांसी की जो दवाई होती है उसमें भी ये चीज़ मिली हुई होती है, एथेनॉल। ठीक है। अब एथेनॉल को बहुत अच्छा विलायक होता है। अब एथेनॉल की कुछ अभिक्रिया है कि एथेनॉल को जब सोडियम से अभिक्रिया करवा दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस और सोडियम एथोक्साइड बनता है। हाइड्रोजन गैस और सोडियम एथोक्साइड बनता है। एथेनॉल हो गया, सोडियम से अभिक्रिया करा दी। आपको सिर्फ ये वर्ड याद रखना है कि सोडियम एथोक्साइड बनता है। सीधा सा पूछ लिया जाएगा कि एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है। ऑप्शन इसी तरीके से सोडियम एथोक्साइड, सोडियम एथेनॉल, एथेनॉल सोडियम या एथेनॉल हाइड्रोजन, इस तरीके के ऑप्शन दिए हुए जो होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि सोडियम एथोक्साइड बनता है। ये बन गया सोडियम और एथोक्साइड, एथेन ऑक्साइड और सोडियम। फिर इसी तरीके से एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में 443 केल्विन के साथ गर्म करने पर निर्जलीकरण होता है और उससे क्या बनता है? एथीन। ये आपको सिर्फ पूरी अभिक्रिया याद नहीं रखनी कि वही एथेनॉल की बात हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं हम एथेनॉल। दो ही चीज मैंने बताया कि दो ही यौगिकों के बारे में हमें पढ़ना है। एथेनॉल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एथेनॉल का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ये रहा, सांद्र H2SO4, और 443 के डिग्री पे गर्म करने पर एथेनॉल से क्या बनता है? एथीन। बस ये एथेनॉल से एथीन बनाने की अभिक्रिया है। ठीक है। इस अभिक्रियाओं को आपको याद भी नहीं हो रही तो आप स्किप कर सकते हैं, बस आपको केवल इसका नाम ध्यान रखना है कि किससे बन तो एथेनॉल से रहा है। एथेनॉल से क्या क्या बना रहे हैं? सोडियम एथोक्साइड, या आपके पास में बन रहा है एथीन। ऑप्शन देख करके आपको अचेतन मन में से इसका आंसर बिल्कुल बहुत अच्छे से याद आ जाएगा। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि अधिक मात्रा में जब एल्कोहल का या एथेनॉल का सेवन किया जाए तो शरीर की उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा दारू के इनके सेवन करने से क्या होता है? उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इससे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, वो कमजोर हो जाता है। और समन्वय की कमी, यानी कि मतलब होश में नहीं रहते, समन्वय की कमी। जैसे कि वो चाहता है इधर चलना लेकिन वो चल नहीं पा रहा, तो टेढ़ा मेढ़ा इसलिए चलता है क्योंकि उसकी समन्वय की कमी हो गई। भाव शून्यता, उसका कोई भी भाव, कभी या तो बहुत ज़्यादा हंसने लग जाएगा, रोने लग जाएगा, या फिर बेहोश हो जाएगा। मानसिक दुविधा इस तरीके से होती है। तथा उसकी सोचने समझने की क्षमता तथा सोचने समझने की क्षमता भी बुरी तरह से, मांसपेशियां भी बुरी तरह से प्रभावित होती है। तो ये हम बताएंगे एथेनॉल के अधिक सेवन से। एथेनॉल किसका तत्व है? मुख्य एल्कोहल का। एल्कोहल के अधिक सेवन से क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर, मानसिक दुविधा, भाव शून्यता, समन्वय की कमी, या फिर सोचने समझने की क्षमता और मांसपेशियां बहुत तरीके से प्रभावित होती है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज को। फिर एथेनॉल की जगह अगर मेथेनॉल काम में लें, एथेनॉल की अगर जगह मेथेनॉल काम में ले तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। जो हम बोलते हैं कि कई बार अखबार में न्यूज़ में आती है कि देसी शराब पीने से इतने लोगों की मौत हुई, तो वो देसी शराब इसलिए होती है क्योंकि वो एक तरह से पूरी प्रोसेसिंग से नहीं बनाई जाती, वो कच्ची विधियों से इस तरीके से सड़ा के इस तरीके से बनाई जाती है। तो उसमें कई बार क्या होता है? एथेनॉल की जगह मेथेनॉल बन जाता है। ये उसका मुख्य घटक है कि एथेनॉल बनने की जगह मेथेनॉल, मेथेनॉल मतलब सिंगल कार्बन वाला, सिंगल कार्बन वाला, और एथेनॉल क्या है? डबल कार्बन वाला। जो मेथेनॉल बनता है ये क्या होता है? जहरीला। और इसके सेवन की वजह से, वो जो देसी शराब होती है वो इसके सेवन की वजह से, मेथेनॉल की वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि ये क्या करता है? ये यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकरण होकर के मेथेनेल बन जाती है। यकृत में जब जाती है तो मेथेनॉल से मेथेनेल बन जाती है, और जो मेथेनेल बनती है ये कोशिकाओं से अभिक्रिया करके स्कंदित करती है, और ये स्कंदित होने की वजह से व्यक्ति अंधा भी हो सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये इसकी मुख्यतः विशेषता है कि एथेनॉल की जगह मेथेनॉल बनने से, और मेथेनेल से बन जाती है शरीर में मेथेनेल, मेथेनॉल से मेथेनेल बनती है और व्यक्ति क्या हो जाता है? व्यक्ति की मृत्यु, अंधा भी हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। ये देसी शराब पीने से यही चीज़ होती है, ये सभी क्रिया के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और जो नॉर्मल वाली है उसमें यही अधिक सेवन से इस वजह से होती है। आपको याद रखनी ये अभिक्रिया है, वो सब आपको वैसे से पता है बहुत अच्छे से। आपको ये याद रखनी कि एथेनॉल क्या होती है? सोडियम, एथेनॉल से सोडियम की अभिक्रिया करा के सोडियम एथोक्साइड बनता है, और एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करा के एथीन क्या बनता है? एथीन। ये रहा, ये याद रखने वाली चीजें। फिर औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार की गई एथेनॉल, मतलब एथेनॉल है, आपको पता है कि एथेनॉल वही
पेय पदार्थ एक तरह से वही हो गया, ड्रिंक करते हैं जो लोग। अब उससे औद्योगिक उपयोग के लिए जब बनाई जा रही है, उद्योगों में भी उपयोग आती है, तो उद्योगों में ऐसे तो जो काम करने वाले हैं वही उसको चोरी भी कर लेंगे, पी भी जाएंगे, ले भी जाएंगे। तो उसको किस तरीके से उससे बचाया जाए, तो उसको बचाने के लिए उसको क्या करते हैं, उसमें थोड़ी सी मिला दी जाती है मेथेनॉल। एथेनॉल के अंदर थोड़ी सी तो मिला दी मेथेनॉल, यानी कि उसमें क्या कर दिया, एक तरह से उसको जहरीला बना दिया। और दूसरा उसमें क्या कर दिया जाता है कि नीला रंजक, नीला रंजक मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उसका रंग थोड़ा सा नीला हो जाता है। तो ये जो नीला रंजक मिलाया गया और मेथेनॉल, मेथेनॉल इसमें मिलाई गई, मेथेनॉल मिलाने से उनको पता लग गया कि ये जहरीली है तो ये एथेनॉल, लेकिन उसमें क्या है कि जहर मिला दिया गया है। तो मेथेनॉल और नीला रंजक मिलाने से जो उसकी उपयोग लेने लायक बनाया, कि किस कारण से, कि औद्योगिक उपयोग के लिए, और असली जो मेथेनॉल थी उसको बिगाड़ दिया। इसलिए उसको बोलते हैं विकृत एल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं, विकृत एल्कोहल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें मेथेनॉल मिला दी और नीला रंजक मिला दिया। विकृत मतलब बिगड़ी हुई। अब आप देखेंगे विकृत गंधीता हमने देखी थी चिप्स के पैकेट में, जब गैस वाला एग्जाम्पल देखा था, तो चिप्स के पैकेट में विकृत हो जाते हैं वो, क्योंकि उसमें ऑक्सीकरण हो जाता है, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। उसी तरीके से ये विकृत एल्कोहल है। तो क्या समझ में आया कि एथेनॉल के अंदर मेथेनॉल प्लस नीला रंजक मिला करके उसको विकृत कर दिया जाता है। इसी तरीके से हम देखेंगे गन्ने के रस को सूर्य के प्रकाश में किण्वन करके एथेनॉल तैयार की जाती है। गन्ने के रस से जब सूर्य के प्रकाश को, गन्ने के रस में जब सूर्य के प्रकाश से उसको किण्वन कर दिया जाए, तो उसमें आपके पास बनेगी एथेनॉल। फिर एथेनॉल को पेट्रोल में मिला करके, आजकल की ये नई चीज कर रहे हैं कि एथेनॉल को पेट्रोल में मिला करके उसको स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। सरकार भी इस तरीके की पॉलिसी ला रही है कि पेट्रोल में 10% या 20% मेथेनॉल, एथेनॉल इस तरीके की लेकर के आ रही है। तो ये बोल रहे हैं कि एथेनॉल को पेट्रोल में मिला करके स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह पर्याप्त ऑक्सीजन, इसके अंदर पर्याप्त रूप में ऑक्सीजन है। आप देख लीजिए एथेनॉल में, एथेनॉल की अगर आप संरचना देखेंगे, ये CH2CH2OH, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन उसमें खुद में है। तो पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन होने के कारण वो केवल CO2 गैस ही बाहर निकालती है। जो हम देखे थे पहले, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस तरीके के तत्व बन जाते हैं पेट्रोल के दहन से, तो वो इसमें नहीं बनते। इसमें क्या बनते हैं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। इसलिए एक अच्छा ईंधन है। ये बोल रहे हैं कि भाई एथेनॉल को पेट्रोल में मिला करके एक अच्छा ईंधन बनाया जा सकता है। तो ये हो गया हमारे पास में एथेनॉल। एथेनॉल हमने एक चीज पढ़ ली, एक यौगिक हमने पढ़ा एथेनॉल, दूसरा है इसमें एथेनोइक अम्ल। तो आज हम इतना ही करते हैं, क्योंकि हमें लगता है क्लास थोड़ी लंबी हो चुकी है। तो इसका हम थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं कि एथेनॉल क्या होता है, हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने सबसे पहले तो क्वेश्चंस किए, क्वेश्चंस करने के बाद में हमने करा कार्बन के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में हमने देखा था कि दहन, दहन में क्या होता है कि जब उसको कार्बन की अभिक्रिया करके उष्मा और प्रकाश बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उष्मा और प्रकाश बनता है किसका, कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। फिर हमने देखेंगे असंतृप्त कार्बन में क्या होता है, काली और काला धुआं और पीली ज्वाला। रसोई गैस में क्या होगा, नीली ज्वाला। और वायु की आपूर्ति अगर सीमित कर दिया जाए तो कज्जली ज्वाला, क्योंकि अपूर्ण दहन होता है। अपूर्ण दहन के कारण ही बर्तनों के नीचे क्या होता है, काले काले हो जाते हैं। और पेट्रोल में क्या होता है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। जहरीली गैस इसलिए इसको कमरे में अंगीठी जला करके नहीं सोना है, ये मृत्यु हो सकती है। फिर ये गैसों के नाम, ये जल गैस, उसके बाद में ये मार्च गैस, गोबर गैस। फिर सीमित मात्रा में हाइड्रोकार्बन को जलाने पर कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है। और वायु की अनुपस्थिति में जलाने पर, लकड़ी को गर्म करने पर, वहां आपके पास चारकोल प्राप्त होता है। और तांबे के तार को अगर जलाया जाए तो वो काला इसलिए हो जाता है क्योंकि उस पर कार्बन जमा हो गया है अपूर्ण दहन के कारण। ऑक्सीकरण हमने देखी दूसरी। ऑक्सीकरण में क्या, एथेनॉल से हमने एसिटिक अम्ल बनाया, एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनाया ऑक्सीकरण के कारण। फिर निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाया, किस कारण से, संकलन अभिक्रिया के कारण। ठीक है। फिर हमने देखा प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में हमने क्या किया था, क्लोरीन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन हाइड्रोकार्बन को गर्म किया, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई, तो हमारे पास क्या हुआ, प्रतिस्थापन। तो एथेनॉल से पोटेशियम परमैंगनेट मिला करके गर्म करना क्या होता है, ये होता है आपके पास ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमने इसका एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक पहला हमने पढ़ लिया, एथेनॉल। एथेनॉल बहुत अच्छे से आपने देख लिया। एथेनॉल मतलब एक तरह से आप देख सकते हैं एल्कोहल, जो एल्कोहल होती है उसमें सबसे ज्यादा एथेनॉल ही होता है। एथेनॉल का उपयोग आपको पता है। एथेनॉल की अभिक्रियाएं आपको देखनी है मेन, इससे क्या बना, सोडियम एथोक्साइड और एथीन। बाकी आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं एथेनॉल से क्या क्या हो सकता है। एथेनॉल में मेथेनॉल मिला करके उसको क्या कर देते हैं, मेथेनॉल बन जाती है। और ये शरीर, एथेनॉल की जगह अगर मेथेनॉल बन जाए तो ये मौत का कारण बनती है। और फिर औद्योगिक उपयोग में विकृत एल्कोहल कैसे बनाते हैं, एथेनॉल में मेथेनॉल मिला करके।
और उसमें नीला रंजक भी मिलाया जाता है। इतना आज के लिए काफ़ी है। उम्मीद है आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। यहाँ पे फैक्ट हमें सामने मिल रहे हैं और समझाने के लिए मैं आपके पास में बिल्कुल हूँ। तो अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और समझ में अच्छे से आ रही है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास इसकी अंतिम क्लास होगी। क्लासेस थोड़ी क्वेश्चंस इतने ज़्यादा करवाए जा रहे हैं कि क्लासेस भले थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन कोई भी चीज़ आपके फैक्ट बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा और नहीं आपको ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, ज़्यादा भी नहीं पढ़ाया जाएगा। फैक्ट भी लिमिटेड है, नोट्स भी लिमिटेड है, और क्वेश्चंस भी आपको भरपूर कराए जाएंगे। एक दो क्लास ज़्यादा लंबी बन भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लास देखनी है। देखना है जैसे कि आप देख रहे हो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।